हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का जो आपका मिड टर्म का पेपर होने वाला है उसका प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ 2025 और 26 के बच्चों के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके का आएगा। इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो बच्चों प्लीज़ इनको अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आपका जो पेपर होगा बच्चों वो टोटल 60 मार्क्स का होगा और आपके पेपर 4 खंडों में बटा हुआ होगा, का, खा, गा, घा, अण और च। ठीक है, टोटल 14 प्रश्न होंगे इसके अंदर। खंड का में आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। खंड खा में आपके 2 से 5 तक 2 अंक के क्वेश्चन होंगे। खंड गा में आपके 6 से 7 तक आपके 3 अंक के क्वेश्चन होंगे और 8वां और 9वां क्या होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, इसके बाद आपके 10 से 13 तक के सतहारी प्रश्न होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। और खंड जो च है वो आपके प्रश्न नंबर 14 जो होगा वो आपका मानचित्र आधारित क्वेश्चन होगा। इसमें मानचित्र के दिए जाएंगे क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले खंड का के क्वेश्चन। फर्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बच्चों? मौलिक अधिकार को कहा जाता है। दीपक को भाषण देने से रोका गया। बताइए दीपक के यहाँ पे किस मौलिक अधिकार का वो हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है। निम्न में से कौन सा देश है जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है? देखिए देश ए में सिर्फ एक धर्म को ही वोट डालने का अधिकार दे रखा है। देश बी में क्या है, धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार कर रखा है, एक ही धर्म को। और देश सी में क्या है, एक धर्म के मतों को मूल्यों को दूसरे धर्म के मुकाबले ज़्यादा अधिक है उनकी वैल्यू। और सेक्स डी में क्या है बच्चों, देश डी में सभी धर्म को सेम माना गया है, लोगों को समान अधिकार दे रखे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डी होगा, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश वही है जिसमें क्या है सभी धर्म के लोगों को समान माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब पास हुआ था? 1909 में पास हुआ था। नेक्स्ट बच्चों आपका है कि इसके सही मिलान को पहचान करनी है। जैसे फर्स्ट दे रखा है प्राथमिक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रिया किससे संबंधित है? मत्स्य से। बैंकिंग, बीमा और ये तृतीयक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट है बच्चों शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? चीन के अंदर होता है। तंजानिया बच्चों किस महाद्वीप के अंदर आता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर तंजानिया आता है। ऐसी कौन सी विधि है जहाँ तीव्र दलों पर मृदा पलटों को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है? तो वो कौन सी विधि बच्चों? वेदिका फार्म है। इसका 9 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से जो बिल्कुल अलग है उसकी पहचान करनी है। तो क्या है देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये क्या है? एक ऐसे हैं जो आगे जाके कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा है जो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऊर्जा। इसका बच्चों 10वां क्वेश्चन है, आपको 2 कथन दे रखे हैं, इनको पढ़ के आपको बताना है क्या ये दोनों कथन सही हैं या गलत है। पहला दिया है कि जल एक नवीकरण संसाधन है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और पृथ्वी पर अधिकांश मात्रा में जल क्या है? अलवणीय, ये भी सही है। यानी कि दोनों ही कथन बच्चों क्या है? सही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही होगा। इसके अलावा बच्चों प्रश्न नंबर 11 में आपको अभिकथन दिया हुआ है, कारण दे रखा है, इसका आपको बताना है कि इसकी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं। जैसे जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा हुआ है। तो कारण बताया कि सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जो आम लोग क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, या कारण क्या है इसका? गलत है, अभिकथन सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा। इस बार बच्चों नेक्स्ट है 12वां कि उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान को भरना है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे लगी थी बच्चों? हुगली नदी के किनारे लगी थी। सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने थे? किस वर्ष बने थे वो? 1756 में बने थे। चंपारण आंदोलन किस कृषि के विरुद्ध हुआ था? नील के विरुद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से शेर मैसूर किसे कहा जाता है बच्चों? टीपू सुल्तान को बोला जाता है। इसके बाद बच्चों खंड खा आता है। खंड खा में प्रश्न नंबर 2 का ए है। ठीक है, और बी दे रखे, इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ए में आपसे पूछा है बच्चों कि श्रीरंगपट्टनम के आखिरी लड़ाई के क्या परिणाम निकले, क्या हुआ? तो देखिए अंग्रेजों ने हैदराबाद के असहयोग निज़ाम के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम के किले की दीवारों को तोड़कर गढ़ पर धावा बोलकर निर्णायक जीत हासिल कर ली थी। इस कार्रवाई में क्या हुआ था, जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, उनकी मौत हो गई थी, मारे गए थे वो।
सेकंड है बी वाला कि तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के क्या परिणाम निकले। तो इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। सभी मराठा शक्तियों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। छत्रपति शिवाजी को एक अज्ञात वंशज को 17वें मराठा संघ का औपचारिक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया और ये अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए और जीते गए अंतिम प्रमुख युद्धों में से एक था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 कि आपको न्यायपालिका के किन्हीं 2 कार्यों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्य क्या है बच्चों, विवाद समाधान। ठीक है, ये क्या करता है, लड़ाइयों को सुलझाती है न्यायपालिका। अगर नागरिक के साथ लड़ाई हो जाती है या सरकार के बीच लड़ाई हो जाती है, जैसे केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो जाता है, तो उसको निपटारा करने का काम किसका होता है बच्चों, न्यायपालिका का होता है। सेकंड है बच्चों न्यायिक समीक्षा। न्यायपालिका संविधान की अंतिम व्याख्याकार है, इसलिए उसके पास संसद के द्वारा पारित विशेष कानूनों को रद्द करने की शक्ति है। यदि उसे लगता है कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है तो उसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न नंबर 4 कि भारतीय संविधान की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो भारतीय संविधान की 2 विशेषता कौन कौन सी है। पहली विशेषता बच्चों संघवाद है। इसका अर्थ है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का होना। ठीक है, सरकार, भारत में जो सरकार है बच्चों वो 3 स्तर की हैं। पहली केंद्र, राज्य और पंचायती राज, 3 भागों में सरकार को बांटा गया है, जिसको क्या है, सबको अपनी अपनी शक्तियां है। ठीक है बच्चों, दूसरा है आपका इसकी विशेषता संसदीय शासन प्रणाली। भारत सरकार का संविधान सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वैध मतदान की गारंटी देता है, अर्थात भारत के लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनाव में प्रत्येक रूप से भूमिका होती है। वो अपनी क्या करते, प्रत्येक रूप से है अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक वैध मताधिकार क्या है, क्या महत्व है इसका। तो लोकतंत्र में सार्वभौमिक वैध मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समानता के बीच पर आधारित है। लोगों को ये आश्वासन दिया जाता है कि लिंग, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के पास अपना एक वोट है, जिसको क्या एक महत्व दिया गया है। इसके बाद बच्चों 5वां है कि सतत पोषणीय विकास की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। सतत पोषणीय विकास बच्चों क्या होता है कि हम अपने संसाधनों को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि जो आने वाली पीढ़ी है उन तक भी वो अवेलेबल हो। तो सतत तो विकास वे विकास है जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा कर सके। ठीक है, इसके सिद्धांत लिख सकते हैं, जैसे सभी प्रकार के जीवन का सम्मान और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हानि को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण को और व्यवहार में बदलाव लाना और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने में सक्षम बनाना। ठीक है, आप इसमें से कोई भी 2 या 3 लिख सकते हैं क्योंकि 2 मार्क्स का है आपका, ये 3 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसमें 1-2 लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आपको खंड ग आता है। खंड ग में आपके प्रश्न नंबर 6 है, कृषि के विकास के लिए कोई 2 उपाय बताइए जिससे कृषि का विकास हो। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, सिंचाई सुविधा में सुधार किया जाए। ठीक है, अलग अलग जो मेथड हैं, ठीक है, ड्रिप तंत्र मेथड या अलग अलग जो सिंचाई के मेथड हैं, इसका यूज़ किया जाए ताकि हम क्या कर सकें, इसको कृषि का विकास करें। ठीक है, तो आप इसको मैंने पॉइंट लिख दिया, आप इसको अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, अच्छे प्रकार की उर्वरक और अच्छी उपज देने वाले बीज, जो HYB बीज हैं, उनका यूज़ किया जाए ताकि क्या किया जा सके, फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी की चॉइस में कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार कृषि की जाती है, किस प्रकार की, उसका एक्सप्लेन करना। देखिए, अमेरिका में क्या है, उनके पास बहुत ही बड़े आकार की कृषि भूमि उपलब्ध है। किसान आमतौर पर खेत में ही रहते हैं। यहाँ पे उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख फसलें मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास यहाँ पे उगाई जाती है, चुकंदर उगाई जाती है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नियंत्रण करने के लिए उनके पास क्या अलग अलग मेथड हैं जिनको करते हैं, इनसे कंट्रोल करते हैं। और समय समय पर पोषक तत्व पर्याप्त नहीं है या नहीं, ये जानने के लिए प्रयोगशाला में क्या करते हैं, मिट्टी के नमूने को ले जाके जाँच करते रहते हैं। किसान का कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा होता है जो उसके खेत की सटीक तस्वीर दिखाता है कि किस तरीके से फसल उग रही है। इससे किसानों को आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग में भी मदद मिलती है। किसान विभिन्न कृषि कार्यों के लिए ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर, इन सब का यूज़ करते हैं।
और अनाज को स्वचालित अनाज भंडारण में संग्रहित किया जाता है और यह बाजार एजेंसियों को क्या कर दिया जाता है, फिर भेज दिया जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 7वां है ए, भारतीय संसद के कार्यों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, संसद के क्या क्या कार्य हैं। देखिए सबसे पहला जो कार्य है वो क्या है, कार्य संवैधानिक कार्य। इसमें क्या होता है बच्चों कि भारत संसद को भारतीय संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष दायित्व दिया गया है, जैसे संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाना, संघ और राज्य दोनों की जो सरकार के उनके प्रतिनिधित्व करके संघवाद सुनिश्चित करना, उचित कानून नीतियां बनाकर मौलिक अधिकारों के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को कायम रखना। सेकंड कार्य क्या है बच्चों, विधायक कार्य। इसमें संसद देश के सुचारू चलाने के लिए नए नए कानून बनाती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन भी करती है और कुछ कानून अगर इलीगल हैं तो उनको करती है वो हटा भी देती है। सेकंड है, थर्ड है आपका वित्तीय कार्य, बजट पारित करना, देखिए बजट तैयार करना और सार्वजनिक धन को इकट्ठा करना। फोर्थ है आपका कार्य नियंत्रण, प्रश्न बहस और प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका के कार्य को क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, ये दोनों आपका रिपीट हो गया है, तो आपके 4 कार्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए अक्सर ये माना जाता है कि ब्रिटिश उपनिवेश ने भारत में कानून का शासन स्थापित किया था। हालांकि इतिहासकार ने इसे दावा का खंडन किया है, क्योंकि उपनिवेश कानून माना था, अपनी मनमर्जी से काम करते थे। भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश भारत में कानून क्षेत्रों के विकास में एक भूमिका निभाई थी। राष्ट्रवादी कानून की अवधारणा को नियमों को एक समूह से बदलना चाहते थे, जिनकी पालन करने के लिए उन्हें बाध्य किया जाता था। नए विचारों को शामिल करने में कानून थे। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय कानूनी पेशे ने भारतीयों को कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का उपयोग करना शुरू कर दिया। भारतीय न्यायाधीश भी निर्णय लेने में बड़ी भूमिका निभाने लगे, जज यानी कि है ना। इस प्रकार कई मायनों में भारतीय ने उपनिवेशिक काल के दौरान कानून के शासन के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। जब देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद संविधान नामक दस्तावेज ने उस आधार के रूप में कार्य किया जिस पर हमारे प्रतिनिधियों ने देश का कानून बनाना शुरू कर दिया। और हर साल निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे द्वारा चुने गए नेता होते हैं, वो कई नए कानून बनाए जाते हैं उनके द्वारा। और साथ ही मौजूद कानून में अगर बदलाव जो होना हो, ठीक है, कानून में बदलाव को क्या बोलते हैं हम, संशोधन। अगर संशोधन की जरूरत पड़ती है तो वो संशोधन भी करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आता है आपका खंड गा, जिसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो खंड गा, अड़ा और जो अगला है च, उसको तीनों खंड को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको खंड का, खा, गा करा दिया है। ठीक है, पार्ट सेकंड में हम इसको आगे की कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको आज जितने भी क्वेश्चन कराए आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।